सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई सोशल चैनल। और आज का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दहसाला सिस्टम जो मुगलों के टाइम पे था, स्पेशली अकबर के टाइम पे दहसाला सिस्टम जो लैंड असेसमेंट और लैंड मेजरमेंट और रेवेन्यू असेसमेंट से रिलेटेड था, उसके बारे में आज के एक छोटे से लेक्चर में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मुगलों के अंडर में अगर हम लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो हो गया लैंड मेजरमेंट, जिसमें साइज ऑफ लैंड वाज मेजर्ड, कि भाई किस लैंड होल्डिंग की क्या साइज है, और उस साइज ऑफ लैंड के हिसाब से रेवेन्यू असेसमेंट, कि भाई ये साइज है तो इसका कितना रुपया, कितना टैक्स उस जमीन से हमें निकालना है, उस जमीन के ऊपर हमें फिक्स करना है और कलेक्ट करना है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू असेसमेंट। तो दो तरीके हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो हो गया लैंड मेजरमेंट, जिससे जमीनों, अलग अलग जो किसान थे उनकी जमीनों की नपाई होती थी। फिर दूसरा रेवेन्यू असेसमेंट, यानी कि किसका कौन सी जमीन है और उस जमीन से उसको कितना टैक्स, उसकी लायबिलिटी कितनी बनती है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू असेसमेंट। तो चलिए सबसे पहले लैंड मेजरमेंट के बारे में देखते हैं। तो पैमाइश वो एक्सरसाइज थी जिससे लैंड को मेजर किया जाता था। ठीक है, जैसा कि ये नापना, ये जो लैंड की जमीन की जो नपाई होती थी उसको बोला जाता था पैमाइश। ठीक है, तो पैमाइश वाज द एक्सरसाइज ऑफ लैंड मेजरमेंट। अब यूनिट की बात करते हैं कि भाई यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट क्या था, किस यूनिट में लैंड को मेजर किया जाता था। तो अकबर ने इलाही गज करके एक यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसका जो एक्चुअल साइज था लगभग 32 इंच के बराबर था। ठीक है, इससे पहले शेर शाह सूरी ने एक यूनिट इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था सिकंदरी गज। सिकंदरी गज सिकंदरी गज लगभग 39 इंचेस के बराबर होता था। ठीक है, फिर जब अकबर आए तो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया इलाही गज। दीन इलाही, जैसे कि आपको पता होगा, दीन इलाही नाम का एक नया धर्म भी अकबर ने शुरू किया था, वैसे ही इलाही गज करके एक यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, जिसका जो टोटल साइज था 32 इंचेस के लगभग बराबर। तो दूसरे शब्दों में कहें तो इलाही गज छोटा होता था सिकंदरी गज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो दो चीजें, पैमाइश वाज द एक्सरसाइज ऑफ लैंड मेजरमेंट और यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट वाज इलाही गज विच वाज इक्वल टू 32 इंचेस। अब बात आती है कि भाई लैंड होल्डिंग का साइज क्या है। तो सबसे जो छोटी यूनिट होती थी, ठीक है, गज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर उससे बड़ा होता था आपका बीघा, जो आज भी चलता है, गज और बीघा आज भी चलता है। फिर उससे बड़ा हो गया महल। फिर सबसे बड़ा हो गया आपका दस्तूर। ये याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एग्जाम में आएगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। तो सबसे छोटा गज, गज से बड़ा बीघा, बीघा से बड़ा महल, महल से बड़ा दस्तूर। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर एक और चीज याद रखने वाली बात है कि अकबर से पहले जनरली रस्सियों का इस्तेमाल होता था लैंड को मेजर करने के लिए। ठीक है, रस्सियों से मेजरमेंट की जाती थी और इन रस्सियों को कहा जाता था तेनाब। लेकिन जब अकबर आए तो उन्होंने इस रस्सी की जगह पे बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल किया। बैम्बू स्टिक्स, जैसे एक बैम्बू स्टिक है, फिर उसमें एक लोहे का छल्ला लगा दिया, दूसरी बैम्बू स्टिक से उसको अटैच कर दिया, फिर लोहे का छल्ला लगाया और बैम्बू स्टिक से अटैच कर दिया। तो ये अकबर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि जो रस्सियां होती हैं वो समय के साथ यूज करते करते काफी, तो कई बार उसमें इलास्टिसिटी होती है तो बढ़ भी जाती है। ठीक है, क्लाइमेट अगर गर्म होता है तो भी बढ़ जाती हैं, ठंडे पे सिकुड़ जाती हैं, तो इनएक्यूरेट होती थी रस्सियां। और फिर रस्सियों का ज़्यादा समय तक अगर इस्तेमाल करो तो वो रस्सियां एलोंगेट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो जो रस्सी के माध्यम से लैंड का मेजरमेंट होता था वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट था। इस वजह से अकबर के समय में इन रस्सियों को बंद कर दिया गया और उसकी जगह पे बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल लैंड मेजरमेंट के लिए किया जाने लगा। ये ध्यान रखेंगे, अकबर के टाइम पे हुआ था। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि कौन से मुगल बादशाह ने ये बैम्बू स्टिक वाला सिस्टम लेकर आए थे। तो वो थे अकबर। फिर बात आती है रेवेन्यू असेसमेंट की। अभी तक हमने लैंड मेजरमेंट समझ लिया, अब रेवेन्यू असेसमेंट देखते हैं। तो भाई जब हर साल अगर रेवेन्यू असेसमेंट किया जाता था, ठीक है, अगर हर साल हर जमीन का, जैसे मान लीजिए कि एक किसान की ये जमीन है, ठीक है, फार्मर नंबर 1 उसकी ये जमीन है, फिर फार्मर नंबर 2 है, ठीक है, उसकी ये जमीन है। तो अगर हर साल जमीनों का रेवेन्यू असेसमेंट होता था तो उसको कहा जाता था कानकूट या दामबंदी। तो कानकूट या दामबंदी यानी कि हर साल हर लैंड होल्डिंग का रेवेन्यू असेसमेंट होगा और हर साल उसको रिवाइज किया जाएगा।
कि मान लो कि फार्मर वन का पिछले साल रेवेन्यू असेसमेंट था 80 रुपए, ठीक है, फिर से फ्रेश मेजरमेंट होगी तो हो सकता है कि 82 रुपए हो जाए। तो चेंज होता रहेगा हर साल, क्योंकि हर साल रेवेन्यू असेसमेंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन एंड चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फिर बात आती है नसक। तो नसक एक दूसरा तरीका था रेवेन्यू असेसमेंट का। नसक में क्या करते थे कि भाई फ्रेश मेजरमेंट नहीं लेते थे। पिछले साल मान लीजिए कि 80 रुपए अगर रेवेन्यू असेसमेंट था, एक पर्टिकुलर लैंड जमीन है उसका अगर फिक्स किया गया कि भाई इस जमीन से 80 रुपए टैक्स बनता है, तो उसी का लमसम, उसी को बेंचमार्क मान के पिछले साल के रेवेन्यू असेसमेंट को बेंचमार्क मान के अगले साल का रेवेन्यू फिक्स किया जाता था उस लैंड होल्डिंग के लिए। तो ये मान लीजिए कि लैंड होल्डिंग है, तो उसका मान लीजिए पिछले साल 80 रुपए था, ठीक है, 80 रुपए था। तो मान लीजिए कि अगर उस समय सूखा पड़ गया या कुछ इस तरीके की बीमारी हो गई फसलों को, तो उसको मान लीजिए कि उसी को 80 रुपए को ही लमसम मान के, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस साल कर दिया 70 रुपए। और अगर मान लीजिए कि इस साल फसल अच्छी हुई, बारिश वारिश अच्छी हुई और सारी चीज़ अच्छी हुई, तो मान लीजिए कि इसी को हम 85 रुपए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पिछले साल के ही रेवेन्यू असेसमेंट को एक तरीके से बेंचमार्क मान के अगले साल का रेवेन्यू या टैक्स फिक्स किया जाए, तो उसको कहा जाता था नसक, ठीक है। नसक में फ्रेश असेसमेंट नहीं किया जाता था, बल्कि पिछले साल के ही रेवेन्यू को बेस माना जाता था। कानकुट में हमने देखा कि भाई हर साल रेवेन्यू असेसमेंट होगा, ठीक है। अब इन सारी समस्याओं से परेशान होके अकबर ने बोला कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। पहला कि हर साल, एक तो एवरी ईयर रेवेन्यू असेसमेंट करना एक बहुत ही टफ टास्क है, बहुत ही उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही खर्च है। फिर लास्ट ईयर यानी कि नसक वाले सिस्टम में एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एरर प्रोन है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ एक साल का सैंपल साइज लेके हम आप अगले साल का रेवेन्यू कैसे फिक्स करेंगे। तो अकबर ने बोला कि भाई ये दोनों सिस्टम जो है उतने अच्छे नहीं है। अकबर लेकर आए 10 साला सिस्टम। 10 साला सिस्टम। अब 10 साला सिस्टम में क्या था कि भाई पिछले लगभग 10 साल, ईयर 10 प्लस ईयर 9 प्लस ईयर 8 से लेकर, ठीक है, ईयर 1, पिछले हर साल 10 सालों का एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज के हिसाब से अगले साल का रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा, ठीक है। 10 साल, 10 मतलब होता है 10, साल यानी कि ईयर। तो पिछले 10 सालों का रेवेन्यू उस लैंड होल्डिंग से, मान लीजिए कि ये खेत है, उसके पिछले 10 सालों का रेवेन्यू जो है, मान लीजिए कि किसी साल 80 रुपए कलेक्ट हुआ, किसी साल 70 रुपए, किसी साल 100 रुपए, तो इन सबको जोड़ के उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। 10 सालों को ऐड करेंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि अगले साल का रेवेन्यू कितना फिक्स करना है। तो ये जो थोड़ा सा सिस्टम सही था, क्योंकि एवरेज अगर आप सैंपल साइज बड़ा करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई इस खेत से लगभग लगभग इतना ही टैक्स वसूला जा सकता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को कहा गया दहसाला सिस्टम। और ये दहसाला सिस्टम किसने हेल्प की थी? राजा टोडरमल ने, ठीक है। दहसाला सिस्टम एस्टैब्लिश करने में राजा टोडरमल ने मदद की थी। इसी वजह से इस सिस्टम को राजा टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस सिस्टम को राजा टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था और इसी सिस्टम को जब्ती सिस्टम भी कहा जाता था। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, दहसाला सिस्टम और जब्ती सिस्टम सेम है और इसी को राजा टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। बंदोबस्त का मतलब होता है अरेंजमेंट। उन्होंने एक तरीके से अरेंजमेंट पैदा किया जिससे आप किसी भी लैंड होल्डिंग का और एक्यूरेट लैंड टैक्स असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, 10 सालों के एवरेज से। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स जैसा मैंने बताया कि भाई पिछले 10 सालों के का जो असेसमेंट था, रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ, असेसमेंट नहीं बोलेंगे, पिछले 10 सालों का जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उसका एवरेज निकालते थे, ताकि अगले साल का रेवेन्यू कितना उस जमीन को देना है, उस जमीन से कितना रेवेन्यू निकलेगा, वो पता चल सकता था। और एक और खास बात है कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था दहसाला सिस्टम में, वो सिर्फ कैश में किया जाता था, ठीक है, कैश में किया जाता था। यानी कि जितना भी मान लीजिए कि
100 किलो मान लीजिए कि गेहूं निकला, और उस समय 1 किलो गेहूं का रेट जो है मान लीजिए कि 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये है, तो टोटल क्या टैक्स कितना कलेक्ट होगा? 100 रुपये, 100 किलो गेहूं निकला, 10 रुपये उस पर केजी का रेट है, यानी कि 1,000 रुपये टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे? उसका 33%, यानी कि 330 रुपये जो है लगभग टैक्स बनेगा, क्योंकि 1/3 टैक्स जो है किसान को, राजा को देना होता था। ठीक है, राजा को 1/3 टैक्स देना होता था, और इसको बोला गया राया सिस्टम। राया सिस्टम, राया सिस्टम का मतलब होता है 1/3 ऑफ द टैक्स विच हैज टू बी पेड बाय द फार्मर टू द स्टेट, बाय द फार्मर टू द स्टेट, किसको? राज्य को। ठीक है, और ये कैसे पे होगा? कैश में होगा। ठीक है, कैश में होगा, काइंड में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 बोरी निकला गेहूं तो आपने 3 बोरी राजा को दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको वो 3 बोरी जो है मार्केट रेट में जाके किसान को बेचनी होगी, वो 3 बोरियां, और उससे जो भी मार्केट रेट से पैसा उसको मिलेगा, उस पैसे को वो कैश में राजा के दरबार में वो पेश करेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि भाई लैंड को फर्टिलिटी के हिसाब से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था: पुलाज, परौती, चाचर और बंजर। जो सबसे ज्यादा फर्टाइल थी जमीन उसको पुलाज बोला गया, उससे कम फर्टाइल वाले को परौती, फिर उससे कम फर्टाइल वाले को चाचर, फिर जो सबसे कम फर्टाइल थी वो थी बंजर। तो जनरली पुलाज जो ऐसी जमीनें थी जिनको हर साल जिस पे खेती होती थी, परौती में लगभग हर अल्टरनेट ईयर में खेती होती थी, चाचर में लगभग 2 साल 3 साल का गैप देकर उस जमीन पर खेती होती थी ताकि उस जमीन की फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए, और बंजर जनरली 4 से 5 सालों के गैप में उस पर्टिकुलर जमीन पर खेती होती थी। ठीक है, तो लैंड को फर्टिलिटी के हिसाब से भी कैटेगराइज किया गया। अब बात आती है जमा। तो जमा उसको कहते थे जो रेवेन्यू असेसमेंट किया गया। जैसे मान लीजिए कि ये लैंड होल्डिंग है, इसका रेवेन्यू असेसमेंट किया गया भाई 100 रुपया, तो 100 रुपया हो गया आपका जमा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 100 रुपया तो रेवेन्यू असेसमेंट था, पर एक्चुअल एक्चुअल टैक्स कलेक्टेड हुआ 95 रुपीज। ठीक है, तो ये 95 रुपीज विल बी हासिल। सुनाया? तो रेवेन्यू असेसमेंट इज कॉल्ड जमा, और एक्चुअल टैक्स कलेक्टेड, एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड इज कॉल्ड हासिल। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब एक और आता है कि भाई कुछ 2 तरीके के लगभग किसान थे। मुगल के टाइम पे 2 तरीके के किसान थे। जो बड़े किसान थे, ठीक है, जो बड़े किसान थे, और छोटे किसान। तो जो रिच किसान थे, जो अपनी जमीन खुद जोतते थे, उनको कहा गया खुद कश्ता। ठीक है, जो बड़े किसान थे, अपनी जमीनों को खुद जो है, जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग थी और उस पर खेती वो खुद से करते थे, किसी और की मदद नहीं लेते थे। ठीक है, उनको कहा गया खुद कश्ता। फिर कुछ छोटे किसान भी थे, या तो लैंडलेस थे, या तो बहुत ही छोटे किसान थे, वो दूसरे की जमीनों पे जाकर खेती करते थे। एक तरीके से वो शेयर्ड क्रॉपर थे। शेयर्ड क्रॉपर कि जो भी प्रोड्यूस निकलेगा उसका कुछ हिस्सा जो लैंडलॉर्ड है उस जमीन का वो लेगा, और कुछ हिस्सा जिसने उसमें खेती करी है। तो ऐसे किसानों को कहा गया पाही कश्ता। तो पाही कश्ता वेर बेसिकली टेनेंट फार्मर्स। जो पाही कश्ता थे, जो दूसरे की जमीनों पर खेती करते थे, ठीक है, जो टेनेंट फार्मर थे या जो शेयर्ड क्रॉपर थे, उनको कहा गया पाही कश्ता। ठीक है, तो खुद कश्ता और पाही कश्ता समझ में आया। और इस सिस्टम को कहा गया काश्तकार। काश्तकार सिस्टम, काश्तकार सिस्टम, इस सिस्टम को कहा गया काश्तकार सिस्टम। जो दूसरे की जमीनों पे खेती करते थे उनको कहा गया पाही कश्ता, और जो खुद की जमीन, जो इनके पास अच्छी खासी जमीनें थी, जो खुद की जमीनों पर खेती करते थे, उनको कहा गया खुद कश्ता। ठीक है, तो होप आपको ये दहसाला सिस्टम समझ में आया होगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक इट इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर
ये सारी चीज़ें, जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितने अच्छे लेक्चर हम बना रहे हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो हमारे अंदर और मोटिवेशन आएगा और हम आपके लिए और अच्छे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाकर आपके सामने लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो हैंडआउट है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम के चैनल से हमारे उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।